तो अभी सारा आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री का डिस्कशंस एग्जॉस्टिवली देखने के बाद, सारे टेक्निक्स समझने के बाद, अभी हमें आना है मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया की तरफ। और बहुत ही ये क्रूशल एस्पेक्ट है, क्योंकि फिर से जो हम बात करते हैं, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन जो होता है कि मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, है वो फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग आपका निकल जाएगा। भले ही आपका मॉडर्न की तुलना में या एंशियंट की तुलना में या आर्ट एंड कल्चर की तुलना में क्वेश्चंस कम हो, पर यूपीएससी ने ठीक ठाक क्वेश्चंस पिछले 11 साल में पूछे हैं, क्योंकि ये हमारा 2011 से लेकर 2022 का डिस्कशन है द कोर आईएएस के फोरम पे, है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस ठीक ठाक तरीके से पूछे गए हैं, पर एस्पायरेंट्स को समझ भी नहीं आता कि ये क्वेश्चन एंशियंट का है या ये क्वेश्चन मेडिवल का है। इसी चक्कर में लगता है कि मेडिवल के क्वेश्चन आते नहीं है, और बहुत लोग मेडिवल ना पढ़ के निकल जाते हैं। बहुत लोग मेडिवल पढ़ते ही नहीं है, निकल जाते हैं। और कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि मेडिवल का मतलब सिर्फ दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर है, और उसी चक्कर में भी क्या कई बार होता है कि लोग मेडिवल इंडिया पढ़ते नहीं है। अभी देखिए, एक एक क्वेश्चन आने के बाद आपको पता चलेगा कि मेडिवल के क्वेश्चन कैसे पूछे गए। और बार बार मेरे क्लासेस में मैंने बताया है, जो आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है वो एंशियंट से भी आता है और मेडिवल से भी आता है। और जब मेडिवल से आता है तो वो उसमें खास करके यूपीएससी का जो फोकस है, अगर एंशियंट में वो जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर फोकस है, तो मेडिवल में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के ऊपर फोकस रहता है। मेडिवल में क्या है, भक्ति और सूफी मूवमेंट के ऊपर वो फोकस है। और अभी यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट से ही शुरुआत हो रही है मेडिवल की। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, स्टेटमेंट और एनालिसिस दिया है उसका। क्या बोला है, सेंट निम्बारक, भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन है तो इसलिए आपका आ गया। सेंट निम्बारक वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द अकबर। और ये मेरे क्लासेस में भी मैंने बताया है, यूपीएससी की एक आदत है कि दो अलग अलग फील्ड्स की फेमस जो पर्सनालिटीज है उनको यूपीएससी उठाएगी, और वो एक दूसरे के कंटेम्पररी है या नहीं है ये पूछेगी, या हमको चुनने को बोलेगी कि वो कंटेम्पररी है या नहीं, आप बताओ। है, तो यहाँ पे अकबर दिया हुआ है जो कि पॉलिटिकल एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, रूलर है, शासक है। एंड सेंट निम्बारक जो कि भक्ति सेंट है। तो सेंट निम्बारक जो है वो अकबर के कंटेम्पररी ऐसा बोला गया है। और दूसरा बोला गया है सेंट कबीर जो है वो शेख अहमद सिरहिंदी है, ये एक सूफी सेंट है। शेख अहमद सिरहिंदी जो है एक सूफी सेंट है। तो उनकी फिलोसफी से सेंट कबीर बहुत प्रभावित हुए थे, उनकी फिलोसफी से कबीर बहुत प्रभावित हुए, ऐसा दिया है। और हमें फिर चुनना है कि कौन सा करेक्ट है। अभी बात फिर से आ गई, हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो रिवाइज नहीं हुआ है, रिवाइज हुआ है तो रिकॉल नहीं हो रहा है, करे तो क्या करे। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ऑप्शन बी में है दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ऑप्शन सी में दोनों सही है, ऑप्शन डी में दोनों गलत है? देखते हैं क्या है। तो अकबर की बात करेंगे तो इतना हमें पता होता है कि अकबर लगभग 16 सेंचुरी में थे, है? और वो भी सेकंड हाफ ऑफ 16 सेंचुरी। हमें कोई ईयर वगैरह याद नहीं रखना है, बट अकबर नॉर्मली कौन से सेंचुरी में थे वो इतना आइडिया होती है हमें, है? और सेंट निम्बारक जो है वो हमारे अराउंड 14-15 सेंचुरी में है, लेट 14 अर्ली 15 सेंचुरी में है। तो अकबर और सेंट निम्बारक को कोई मेल नहीं बैठता है, अकबर और सेंट निम्बारक का कोई मेल नहीं बैठता है, ठीक है। और दोनों की सेंचुरीज याद नहीं आ रही है, फिर भी क्या है, अकबर की ओवरऑल बात करेंगे तो अकबर के समय में ऐसा कोई फेमस खास करके निम्बारक नाम का भक्ति सेंट हमें मिलता नहीं है, सेंट निम्बारक नाम का कोई भक्ति सेंट ऐसा खास मिलता नहीं है। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, जो भक्ति सेंट है या भक्ति मूवमेंट है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आई थी, ओके। और मुगल एम्पायर नॉर्थ इंडिया में था, और नॉर्थ इंडिया में जो था औरंगजेब आने तक मुगल एम्पायर बेसिकली साउथ इंडिया में इतना नहीं था। शाहजहां पहली बार ऐसा पहला एम्पायर था मुगल्स का कि जो साउथ में आया था प्रॉपरली, है। और औरंगजेब ने फिर बाकी साउथ में आना शुरू किया। तो यूपीएससी जब ऐसे दो पर्सनैलिटीज पूछती है तो वो ऐसे रैंडमली नहीं पूछेगी। अगर वो एक दूसरे के कंटेम्पररी सेंचुरी के हिसाब से भी होंगे तो भी पूछेगी, या रीजन वाइज भी अगर कंटेम्पररी होंगे तो ऐसा पूछेगी। बट निम्बारक जो आचार्य है वो साउथ के हैं, उनका रीजन अलग है। अकबर नॉर्थ में है, उसका रीजन अलग है? तो इस मामले में भी बेसिकली ऐसा पूछने का चांस आपका निकल जाता है, और यूपीएससी नॉर्मली ऐसा नहीं पूछती है। और इस वजह से हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं रीजन वाइज भी दोनों का मेल नहीं है, ना सेंचुरी वाइज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है।
और दूसरा फिर से पूछा है सेंट कबीर, ये अहमद सिरहिंदी के फिलोसफी से बहुत प्रभावित थे। सेंट कबीर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैंपियन थे, ओके। और अहमद सिरहिंदी जो सूफी सेंट है, वो सूफी सेंट होने के बावजूद उनका झुकाव इस्लाम की तरफ ज़्यादा था। उनका झुकाव क्या है, इस्लाम की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और वो सेक्युलरिज्म की बात कभी नहीं करते थे, ठीक है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वगैरह बात अहमद सिरहिंदी ने की नहीं थी, तो जाहिर सी बात है फिर कबीर बेसिकली उनसे प्रभावित होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें सेंट कबीर के बारे में होती है, तो हमें इतना पता होता है कि कबीर बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हमेशा सपोर्टर रहे, साथ साथ बेसिकली उन्होंने क्या है ओवरऑल रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया है, और इसलिए भी यह स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, अहमद जो सिरहिंदी है वो लगभग बेसिकली अकबर या अकबर के आगे जहांगीर वगैरह जो है उनके टाइम के है? वो सेंट कबीर बेसिकली 15th सेंचुरी में है, और अहमद सिरहिंदी 17th सेंचुरी के आसपास आएंगे, लेट 16 और 17th सेंचुरी, और इस वजह से वो भी मेल बेटा नहीं है आपका, और इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आंसर आपका डी आएगा, है? आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा अपने आप। तो इस तरीके से अपने आप आंसर की तरफ आ सकते हो, है? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है, अभी अभी इसी साल पूछा गया है, करंट न्यूज में था, तुरंत यूपीएससी ने पूछ लिया। दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो सेंट रामानुजन का स्टैचू है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी हैदराबाद में रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। और उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट मतलब रामानुज जो आचार्य है भक्ति सेंट, उनके टीचिंग्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। पहला, द बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन वाज डिवोशन, है? बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन वाज डिवोशन। अगर जिसने रामानुज आचार्य को या ओवरऑल भक्ति फिलोसफी को पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि यही स्टेटमेंट करेक्ट है? रामानुज आचार्य भी अगर याद नहीं आ रहा होगा, ओवरऑल भक्ति मूवमेंट की आइडियोलॉजी और फिलोसफी अगर पता है, तो भी आपको पता चलेगा कि यही स्टेटमेंट आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें एक ही चुनना है और यही करेक्ट है। फिर भी हमें बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ने हैं और देखना है कि वो कितने सही है या कितने सही नहीं है। तो वेदास आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव, ठीक है। अभी देखिए, अगर रामानुज आचार्य भक्ति सेंट है, वो भक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वेदास जो है वो आपका नॉलेज है? वो भगवान के बारे में वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन वो नॉलेज के थ्रू देंगे। और यहाँ बात हो रही है भक्ति की, तो नॉलेज या ज्ञान वो मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है? तो इसलिए वो वेदास के बारे में कुछ कमेंट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसमें लास्ट जो दिया हुआ है, वेदास आर होली अथॉरिटेटिव, है? ये बात भी बेसिकली यहाँ पे बैठती नहीं है कि अगर कोई बोलेगा, एक तो भक्ति सेंट होने की वजह से वो वेदास के बारे में बोल ही नहीं रहे, और वेदास के बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, तो फिर वो बोलेंगे कि वेदास सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव मतलब सबसे सही रिलीजियस अथॉरिटी है हिंदुइज्म को समझने की, तो ऐसा तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। लॉजिकल आर्गुमेंट्स वर इसेंशियल फॉर मीन्स ऑफ द हाईएस्ट ब्लिस। तो जो लोग भक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिवोशन की बात कर रहे हैं, तो वो लोग लॉजिक, रैशनैलिटी और सारी चीज़ों के ऊपर नहीं आएगा, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में नहीं आएंगे। स्पिरिचुअलिज्म और साइंस थोड़ा अलग अलग चलते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट में है, सैल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, है? सैल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। तो भक्ति से क्या बोल रहे हैं, इसमें रामानुज आचार्य भी है कि भक्ति के थ्रू आपको सैल्वेशन मिलेगा, डिवोशन के थ्रू। तो वो मेडिटेशन की बात नहीं करेंगे ना, तो फिर से ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जहाँ पे भक्ति की बात हो रही है वहाँ मेडिटेशन की बात नहीं आएगी, तो ये भी सही नहीं है। सही आंसर हमारा यही था जो हमें पहले से पता था, हमने बस उसको रिकन्फर्म किया। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे देखिए, फिर से भक्ति मूवमेंट का ही क्वेश्चन है, और आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है मेडिवल का, और साथ में इसमें क्या है कि किस भक्ति सेठ ने कौन से कुछ सॉन्ग्स वगैरह लिखे हैं और उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछा है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है वो देखना है हमें। पहला, त्यागराजा नाम का कोई सेंट है, उसने जो कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं उसको कृति कहते हैं। त्यागराजा नाम के एक भक्ति सेंट है, उन्होंने कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं, उसको कृति कहा जाता है। ओके, यहाँ तक ठीक है, बात हो सकती है, सही भी हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, पर फिर भी
वो एग्जैक्टली सही है या गलत, ये कैसे तय होगा? तो आगे बोल रहे हैं कि ये जो कृतिज है, जो डिवोशनल सॉन्ग्स है, वो लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में है, तारीफ में है, ऐसा बोला है। तो फिर ये बात स्पेसिफिक हो जाती है और उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि त्यागराज ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे, जिसको हमने कृति बोला है, क्या वो लॉर्ड कृष्णा के हैं या और किसी भगवान के भक्ति के बारे में बोला गया है? तो हमें तो याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रुकते हैं। फिर यहाँ लिखा है त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसमें शायद कोई गलत होने की संभावना लग नहीं रही है। अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह कंपोज कर रहा है तो सॉन्ग्स में राग नाम का कंसेप्ट आता ही है। तो मान लेते हैं कि ये सेंटेंस सही है, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर सही है तो आपका ए एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 3 ऑप्शंस बाकी है सेकंड स्टेटमेंट में सही होने की वजह से। तीसरा देखते हैं अन्नमाचार्य अन्नमाचार्य एंड त्यागराज देवर कंटेम्पररीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड की पर्सनैलिटीज को लेके यूपीएससी पूछती है कि दोनों कंटेम्पररी है या नहीं। वैसे ही एक ही फील्ड की 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज को लेके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अन्नमाचार्य ये भी एक भक्ति सेंट है और त्यागराजा भी एक भक्ति सेंट है, दोनों एक ही फील्ड के, बट फिर भी दोनों अलग अलग वी से आपके सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा है। और इसलिए जानबूझ के पूछा है कि वो कंटेम्पररी है या नहीं। हमें फिर भी पता नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। चौथा लिखा है अन्नमाचार्य कीर्तन्स। अन्नमाचार्य ने जो सॉन्ग्स लिखे डिवोशनल या गाए उसको कीर्तन कहा गया है? वो डिवोशनल सॉन्ग्स है। देखा, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात की गई है। इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, अन्नमाचार्य ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे या गाए हैं कीर्तन, वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो लॉर्ड विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, या तिरुपति बालाजी जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस, उनके प्रेज में लिखे ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो अभी फिर भी क्या है कि हमें क्लियर नहीं है कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तभी पॉइंट ये है कि त्यागराज जो है उसकी कृतिज जो है वो डिवोशनल सॉन्ग्स है। ठीक है, लेकिन वो सॉन्ग्स लॉर्ड राम जो है, लॉर्ड राम, रामायण का जो हीरो है, उनके प्रेज में लिखे गए थे। लॉर्ड राम जो है रामायण के हीरो, जो कि एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। लॉर्ड कृष्ण भी एक भगवान विष्णु के अवतार माने गए, लॉर्ड राम भी भगवान विष्णु के अवतार माने गए। तो उस लॉर्ड राम के प्रेज में है और इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और पहला रॉन्ग हो जाएगा तो आपका तीसरा भी रॉन्ग होगा, पहला रॉन्ग होगा तो तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और दूसरी बात देखिए, जहां हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया तो 1 और 3 आपके निकल गए। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया तो 1 और 3 आपका निकल गया था। 1 और 3 निकल गया मतलब अपने आप जहाँ पे सी में 1 लिखा हुआ है वो भी निकल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली दूसरा सही होने की वजह से पहला आपका ऑटोमेटिक रॉन्ग हो रहा है ऑप्शंस के हिसाब से, वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं और फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमें कृष्ण और राम के बीच का वो डिफरेंस पता नहीं होगा। फिर भी अपने आप फिर बी और डी में से हमें आंसर चुनना है, और बी और डी में से आंसर चुनना है तो जाहिर सी बात है सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, बस तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं देखना है। और सेकंड स्टेटमेंट सही है और अन्नमाचार्य बेसिकली उनके जो कीर्तन है, वो जो डिवोशनल सॉन्ग्स है वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के मामले में है। तो अभी देखिए बी में भी 2 और 4 है, डी में भी 2, 3 और 4 है। मतलब 2 और 4 किसी भी हालत में सही है। 2 और 4 जो है वो किसी भी हालत में सही है, ये तो क्लियर है। फिर अभी हमें आना है एलिमिनेट करते करते कि वो दोनों कंटेम्पररी है कि नहीं, वो दोनों कंटेम्पररी है कि नहीं। तो फिर हमें पता चलेगा त्यागराज जो है वो 18th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। त्यागराज जो है वो 18th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं एंड अन्नमाचार्य जो है वो आपकी 15th सेंचुरी को बिलोंग करती है। अन्नमाचार्य क्या है, 15th सेंचुरी को बिलोंग करती है। और इसीलिए फिर हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं होगा और डी भी निकल जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा 2 और 4 है, और सही हमारा चुनाव क्या है, आंसर बी।
इस तरीके से ज़्यादा पता नहीं होने के बावजूद धीरे धीरे करके हम सही आंसर की तरफ आ गए। ओके।